हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। पूरे श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उस पार्टिकल के लिए कंप्लीट डेरिवेशन। ये टॉपिक दोनों बीएससी एमएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, ठीक। सो हियर अगर हम लोग उसके ऑपरेटर फॉर्म में देखें, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है इन ऑपरेटर फॉर्म, will be H psi is equals to E psi, ठीक। Here H is what? Hamiltonian operator, E is energy and इसको आइगन वैल्यू भी बोलते हैं, आइगन वैल्यू, and psi is the wave function which is also known as आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, करेक्ट। इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म है श्रोडिंगर इक्वेशन का इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, तो अगर हम लोग 3 डायमेंशन इक्वेशन देखें श्रोडिंगर इक्वेशन का, सो वो क्या है, del 2 psi बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा श्रोडिंगर इक्वेशन का, वेयर साई इज दैट वेव फंक्शन x y z, तो ये डायमेंशंस है x y z डायरेक्शंस में। h इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज पाई, पाई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14। m इज व्हाट, मास, e इज टोटल एनर्जी एंड v क्या यहाँ हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। सो अब हम देखते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सो सपोज हमने कोई भी पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास है m, ठीक है, मास m, उसको हमने किसी एक वन डायमेंशनल बॉक्स में प्लेस किया। मान लो ये हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसका डायमेंशन किस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, x डायरेक्शन में। इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 0 और इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी l। मीन्स आपका जो बॉक्स है उसका लेंथ कितना हो गया l, ठीक। ये है बॉक्स का वॉल्स, ठीक। और यहाँ ध्यान देना कि पार्टिकल कहाँ पे है, इनसाइड द बॉक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स कितना होगा 0 बिकॉज एक सिंगल पार्टिकल है। एंड वॉल्स पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और आउटसाइड द बॉक्स भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका इनफाइनाइट, करेक्ट। सो यहाँ पे हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, वन डायमेंशनल, क्योंकि हमारा पार्टिकल सिर्फ वन डायमेंशन में है। सो वाई और जेड डायरेक्शन को इग्नोर करके सिर्फ हम कौन सा लेंगे, एक्स डायरेक्शन वाला। सो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन बॉक्स होगा del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। हमारा पार्टिकल कहाँ है, इनसाइड द बॉक्स, तो अगर इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 0 है, इनसाइड द बॉक्स 0। सो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, ठीक है। वाई, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी 0 है हमारे पार्टिकल का, और पार्टिकल हमारा कहाँ है, इनसाइड द बॉक्स। आउटसाइड तो इनफाइनाइट है तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना है बिकॉज पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा हमारे इनसाइड द बॉक्स, तो इसलिए हम सिर्फ इनसाइड द बॉक्स वाले का सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये हमारा कहाँ है, पार्ट इनसाइड द बॉक्स, ठीक। अगर आउटसाइड द बॉक्स देखें, अगर आउटसाइड द बॉक्स में देखा जाए तो आउटसाइड द बॉक्स हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट, तो अब इसकी जगह इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा e माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक। लेकिन चूंकि हमारा जो पार्टिकल है वो सिर्फ बॉक्स के अंदर है, इनफाइनाइट पे नहीं है, मतलब आउटसाइड द बॉक्स में नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स, उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। मीन्स जो वेव फंक्शन होगा कहाँ पे, वॉल्स पे एंड आउटसाइड द बॉक्स पे, आउटसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, समझ पाए। सो यहाँ पे हम सिर्फ किससे डील करेंगे, इनसाइड द बॉक्स, बिकॉज अवर पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स, करेक्ट। सो यहाँ पे जो इक्वेशन बना आफ्टर पुटिंग v इज इक्वल्स टू 0 क्या आया, del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e साई अपॉन क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा कांस्टेंट है, ये जो 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर, इसको हम ले लेते हैं एक नया कांस्टेंट k स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा,
del 2 साई बाई del x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, सो यहाँ ये जो है ये हमारा क्या है, एक जनरल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, साई इज इक्वल्स टू ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है साई, तो साई जो है वो किसके बराबर आएगा, ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। अब हमारा एम बस क्या है, इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना जो एक कांस्टेंट है, और ये जो के की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिमिटिंग कंडीशंस, लिमिटिंग कंडीशन यूज़ करेंगे। लिमिट्स कहाँ है आपके, बॉक्स है इस तरह से, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, यहाँ x इक्वल्स टू l, यही आपकी क्या है लिमिटिंग कंडीशन। तो पहले हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली जब x 0 है मतलब वॉल्स पे वेव फंक्शन क्या है 0, तो इसको आप इक्वेशन नंबर, मान लो मैं इसको दे दूँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, साई की जगह 0 इक्वल्स टू a कॉस k इंटू 0 प्लस b साइन k इंटू 0, करेक्ट। सो ये हो जाएगा a cos 0 प्लस b साइन 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और a इंटू 1 क्या आएगा a प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि a जो आपका a कांस्टेंट है, इस a कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक, अब हम दूसरा लिमिट लगाते हैं जहाँ पे x क्या है l, तो वहाँ भी वो भी वॉल ही है, तो वेव फंक्शन क्या होगा आपका 0। सो ये पुट करो 0 इक्वल्स टू a कॉस k इंटू एक्स की जगह क्या रखना है आपको l प्लस b इंटू साइन k की जगह x की जगह क्या रखोगे l। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है ये 0, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ b साइन k इंटू l। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो b साइन के एल है वो कितना आया 0 के बराबर। ठीक, ये b को आप यहाँ सब्सटीट्यूट डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन के एल इक्वल्स टू 0 बाई बी एंड 0 बाई बी विल बी 0। सो देखो यहाँ क्या आया आपका, साइन के एल इक्वल्स टू 0। यहाँ एक मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ होगा कि अगर कोई भी साइन का एंगल है, ठीक है, कोई भी एंगल है उसमें हम साइन लगाए, उसकी वैल्यू 0 कब आती है, व्हेन थीटा बराबर हो किसके, n पाई के। n मीन्स कोई भी इंटीजर, ठीक है, जैसे मान लो n की वैल्यू रखती हूँ मैं 1, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। n की वैल्यू रखती हूँ 2, तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तो साइन 3 पाई भी क्या होगा 0, मीन्स साइन n पाई की वैल्यू आती है क्या 0। तो अगर साइन के एल की वैल्यू 0 आई है, ऑब्वियसली फिर के एल क्या होगा n पाई के बराबर, तभी उसकी वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि k क्या है n पाई अपॉन l। ठीक, अब इसको पुट करो तो ये a तो 0 हो गया था, तो पहला वाला टर्म पूरा 0 रहेगा, सब बचेगा क्या b साइन, यहाँ पे क्या था kx था, सो अब इस k की जगह आप पुट कर दोगे क्या n पाई x अपॉन l। तो ये आपका वेव फंक्शन आया है अभी तक। ठीक, लेकिन अभी भी हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी वेव फंक्शन दिया है, ठीक, उसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो उसका वेव फंक्शन और उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स अगर आपके वेव फंक्शन में कोई टर्म है जब i हो, इस i की जगह माइनस i से सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वाला जो टर्म है ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। पर चूंकि हमारे वेव फंक्शन में कोई भी i या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो साई स्टार भी यही वाली वैल्यू होगी, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे टोटल वॉल्यूम में। ठीक है, और लिमिट्स लगाओ, लिमिट क्या है आपका 0 से l, ये इक्वल होगा किसके 1 के। तो यही है इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, 1 आना चाहिए, फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। अब पुट करोगे वैल्यू तो 0 से l, वेव फंक्शन क्या है आपका b साइन n पाई x अपॉन l, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही होगा क्योंकि i तो है नहीं, तो ये हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन l। अब लिमिट, चूंकि हमारे यहाँ डी टाउ क्या है 1 डायमेंशनल बॉक्स में dx, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा dx ओवरऑल इक्वल्स टू 1।
मल्टीप्लाई करो b इंटू बी स्क्वायर, चूँकि कांस्टेंट है इसमें बाहर लिख सकती हूँ, 0 से l, और ये हो जाएगा साइन ई स्क्वायर n पाई x अपॉन l dx इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब है इंटीग्रेशन, फिर यहाँ थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, cos 2x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये साइन स्क्वायर x के फॉर्म में है तो ये चाहिए, तो आप इसको एक तरफ कर दो, तो मैं इसको इधर ले जा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर x, और ये वाला टर्म इधर लाऊंगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। करेक्ट, सिर्फ चाहिए क्या साइन स्क्वायर x, तो 2 हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस दोनों के नीचे डिवाइड होगा, तो इसलिए cos 2x/2। ठीक, यहाँ पे देखो आपका जो x है ये इतना पूरा बड़ा है, मतलब n पाई x अपॉन l। करेक्ट, तो इसको पुट करोगे अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर 0 से l, इसकी जगह पूरा आप क्या पुट करोगे ये, तो ये क्या आएगा हाफ माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक, इसको इंटीग्रेट करना है आपको dx। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो x है आपके क्वेश्चन में क्या है n पाई x अपॉन l, तो इतना बड़ा टर्म लिखने की बजाय मैंने सिर्फ क्या लिख दिया x, लेकिन ये ध्यान रखना कि x क्या है ये पूरा। करेक्ट, जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो हम पुट कर देंगे वैल्यू को। ये हो गया आपका b स्क्वायर, अब इंटीग्रेट करो अलग अलग कर दो। ठीक, ये हो जाएगा हाफ इंटू dx माइनस b स्क्वायर 0 से l, और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक, अब जो ये हाफ है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लिख सकती हूँ, इंटू क्या हो गया dx। करेक्ट, ये हो गया b स्क्वायर बाय 2 0 से l ये dx माइनस b स्क्वायर बाय 2। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक, लेकिन अगर इस x वेरिएबल के सामने कोई कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है 2, वो कांस्टेंट किस में चला जाता है डिवाइड में, तो इसलिए ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ आंसर क्या आएगा साइन 2x अपॉन 2। कोई डाउट नहीं, लिमिट है आपका 0 से l। पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करो अब इधर, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाय 2, dx का इंटीग्रेशन क्या आता है x 0 से l माइनस b स्क्वायर बाय 2। अब जो हमारा x का वैल्यू था उसको पुट करने का टाइम आ गया है। इसमें x का वैल्यू क्या था n पाई x अपॉन l, रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इस 2 को बाहर कर दूँ तो ये 2 4 हो जाएगा, 2 2 4। इस 2 x की जगह क्या पुट करूँ साइन n पाई x अपॉन ये हो जाएगा l 0 से l। अब लिमिट्स रखते समय हमेशा क्या करते हैं, हायर लिमिट को पहले लिखते हैं और माइनस लोअर लिमिट, तो ये हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस b स्क्वायर बाई 4, और ये क्या हो जाएगा l की वैल्यू पुट करो तो साइन 2n पाई। लिमिट किसकी जगह रखते हैं, वेरिएबल की जगह, वेरिएबल क्या है अपना x, तो ये x की जगह पुट होगा अपॉन l माइनस, और 0 रखोगे तो ऑब्वियसली पूरा चीज़ 0 हो जाएगा। और ध्यान देना ये सब जो है किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका, ओपन करोगे तो b स्क्वायर l बाय 2 माइनस b स्क्वायर बाय 4। अब ये ध्यान दो l और l कैंसिल, और अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ये जो साइन n पाई है ना, n की जगह 2 है ना, कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 0, और साइन 0 भी 0, मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, और ये इक्वल है किसके 1 के। सो यहाँ पे अब सॉल्व करोगे तो सेकेंड वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या b स्क्वायर l बाय 2 इक्वल्स टू 1, और यहाँ से b चाहिए हमें, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 बाय l, और b के लिए अंडर रूट कर दोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय l। सो ये आ गया आपका b, विच इज़ b कांस्टेंट, उसकी वैल्यू। अब पुट करो, आपका जो वेव फंक्शन क्या था साइन इज इक्वल्स टू b साइन n पाई x अपॉन l, यही था, तो b की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 2 बाय l, और ये हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन l। तो ये आ गया आपका कंप्लीट वेव फंक्शन, जहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये है आपका वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। अब इसको अगर हमें निकालना है एनर्जी, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स का एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनर्जी के लिए हमने स्टार्टिंग में k स्क्वायर लिया था एक कांस्टेंट, जो किसके बराबर था
8 पाई स्क्वायर ME अपॉन H², इसके बराबर लिए थे कांस्टेंट। तो इसी का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, E की वैल्यू। ठीक, बाद में हमने K को फाइंड आउट भी किया था। K क्या निकला था, N पाई बाई L। ठीक, दोनों तरफ कर दो, K की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, N² पाई स्क्वायर अपॉन L² क्योंकि स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर ME अपॉन H²। करेक्ट, देखो ये पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक, हमें चाहिए एनर्जी, एनर्जी को आप एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ, तो ये हो जाएगा इधर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो E को यही रखोगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, N² H² अपॉन ये 8 नीचे आ गया ML²। इसमें समझ पा रहे हो क्या, फिर से यहाँ लिख दी हूँ, N² पाई स्क्वायर अपॉन L² है, ये किसके बराबर है, 8 पाई स्क्वायर ME अपॉन H² के। तो पाई स्क्वायर कट गया तो कितना बचा, N² अपॉन L², और ये हो गया 8 ME अपॉन H²। E को यही रखो, ठीक है, E को यही रखो, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, N² पहले से H² और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 ML²। तो ये हो गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। क्लियर। इसके लिए फिर एक वेव फंक्शंस का एक ग्राफ भी बनता है। वो वेव फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाओगे, सपोज ये है आपका ग्राफ। ठीक, मान लो अगर वेव फंक्शन, ठीक है, ψ1 के लिए अगर बनाना है, ये आपका मान लो x=0 है लिमिट, और ये x=L। अगर ψ1 बनाएंगे तो, और ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे x क्या है, L/2 हाफ के बराबर। तो ψ1 का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या। ψ2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया आपका ψ2, ये हो गया आपका ψ2। और ψ3 का अगर ग्राफ बनाना है तो 1 2 एंड 3, ये होगा आपका ψ3 का ग्राफ। करेक्ट, तो ये जो है वेव फंक्शन का ग्राफ है वर्सेस डिस्टेंस x। ठीक, ये ψ1 ψ2 ψ3 का नोड्स देख लो, ये आपका नोड है। ψ1 में एक भी नोड नहीं है, नंबर ऑफ नोड 0। ψ2 में देख लो एक नोड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा 1। ψ2 में 2 नोड है, ये एक नोड और ये दूसरा नोड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितना हो गया 2, किसमें, ψ3 में। ठीक, तो नंबर ऑफ नोड्स मीन्स जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू जो है 0 आ जाए, ये 0 पे आ गई, इसलिए यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, नोड। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो, दैट इज़ नोड। जहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए 0, दैट इज़ नोड। ठीक, तो ये हो गया आपका वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। समझ पाए। अगर इसी का प्रोबेबिलिटी के वर्सेस ग्राफ बनाए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वेव फंक्शन का स्क्वायर ही प्रोबेबिलिटी होता है। इसको अगर आप डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समझना थोड़ा। पहला वाला बनेगा इस तरीके से, ठीक है, दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ बनेगा 1 2 इस तरीके से, तीसरा वाला का 1 2 एंड थर्ड। समझ रहे हो। ψ1 ये है आपका वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, और ये वाला होगा प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में इतना ही है। इसके बाद हम लोग करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला सॉल्यूशन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।